Hello, we are in lecture number 40 of chapter number 4, preparation of financial statements, which are the fundamental basics. और आज हम बात करने वाले हैं हेड नंबर 2 की, जो है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, शेयर की एप्लीकेशन आपने मंगवाई, उस पर पैसा मंगवाया, वो आपको रिसीव हुआ, पर उसकी जो अलॉटमेंट है वो पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है सर? अभी एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी की सबमिशन थी वो थी 25 मार्च 2021। ईयर एंड कब हो गया? 31 तारीख को, 5 दिन के बाद। इधर जो और ईयर एंड में 25 से लेके 31 के बीच में आपकी अलॉटमेंट तो हुई नहीं। तो अलॉटमेंट कब हो रही है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मान लो वो 10 अप्रैल को हो रही है। तो ईयर एंड आ गया, एप्लीकेशन मनी हो गया, बट अलॉटमेंट नहीं हुआ। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट। कंप्रेंदे? कंप्रेंदे। अभी जो ये एप्लीकेशन मनी का आपको पैसा रिसीव हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी का, ये तो हो गया हेड की बात। अभी बात करते हैं जो एप्लीकेशन मनी है वो आपको रिसीव भी हुआ है। एक तो लायबिलिटी होगी, जो आपने अलॉटमेंट नहीं किया है तो आपने शो कर दिया इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड के अंदर। पर ये एसेट भी है। एसेट कैसे? आपको पैसा रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी में, और ये आप कहाँ पे स्टोर करोगे पैसे को? बैंक अकाउंट में। बट ऐसा है कि ये पैसा आपको एप्लीकेशन मनी के लिए रिसीव हुआ है। अगर आप इसको अपने किसी भी बैंक अकाउंट में डाल दोगे तो आप क्या करोगे? इस पैसे को कभी भी यूज कर दोगे। और पर ये पैसा अभी कंपनी का नहीं हुआ है, बिकॉज जब तक अलॉटमेंट नहीं होती है तो ये सिर्फ एप्लीकेशन मनी है, कि जहां पे शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं कि हम आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। पर जब तक आपने उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं तो ये शेयर्स होल्ड, तो ये जो शेयर हैं वो अभी सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, इसका मतलब। तो ये पैसा कंपनी का नहीं है। तो ये कंपनी पैसा किसी भी चीज के लिए या किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती है। दिस कैन बी ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब इसको यूज ही नहीं करना है, इसको बस एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। नॉट इन योर रेगुलर बैंक अकाउंट बट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो उसको क्या बोलते हैं? जब अपन एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैलेंस के लिए, उसको ईयर मार्क्ड बैंक बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर मार्क्ड बैंक बैलेंस, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे और ये पैसे को एक अलग से बैंक अकाउंट में शो करेंगे जो ईयर मार्क बैंक बैलेंस होगा। और जब आप करंट एसेट का हेड पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि बैंक बैलेंस के अंदर अगर ईयर मार्क बैंक बैलेंस है तो उसको सेपरेटली शो करना है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये एप्लीकेशन मनी का पॉइंट है। उसके बाद अपन अगला हेड करने वाले हैं। अगला हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज का, जिसमें आता है पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है? अपन रुको, अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली तो लॉन्ग टर्म नेचर की है, तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो डेट नेचर का होता है, एक तो इक्विटी हो गया कि आपने शेयर्स रेज किया और उसका आपको पैसा रिसीव हुआ। फिर आता है डेट। डेट की नेचर में क्या होता है कि डिबेंचर्स आ गए, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, बॉन्ड्स आ गए। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड फाइनेंस लीज। अगर आपको क्वेश्चन में बताया भी नहीं है कि ये वाले नॉन करंट नेचर के या करंट वाले हैं, आप इसको नॉन करंट ही ट्रीट करेंगे। करंट का होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन आता है, बॉन्ड, कैसे बात कर रहा हूँ, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, फाइनेंस लीज, ऑब्लिगेशंस। ऑलराइट, ये AS 19 में आएगा तो तब बात करेंगे इसकी, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ठीक है, तो आप इसकी क्लासिफिकेशन जो ये आपको 5 चीजें बता दी, डिबेंचर्स, दोबारा से बोलो, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इसको आप क्लासिफाई करेंगे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। इफ यू हैव गिवन कोलेटरल तो सिक्योर्ड, अगर नहीं दिया कोलेटरल तो अनसिक्योर्ड। इन दोनों को नोट्स टू अकाउंट्स में क्लासिफाई करके शो करना है। अभी एक और पॉइंट आता है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट पेबल हो जाता है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, अगर वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए, बट फिर कभी ड्यू डेट भी तो आएगी, तो ड्यू डेट के बाद वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर पेबल है, तो वो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ट्रांसफर कर देंगे आप उस अमाउंट को। ऑलराइट, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं। अगर एग्जाम्पल लेंगे, आपने 12% डिबेंचर्स लिए थे, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स थे, तो एंड ऑफ ईयर 1 वो लॉन्ग टर्म रहेंगे, एंड ऑफ ईयर 2 लॉन्ग टर्म, एंड ऑफ ईयर 3 लॉन्ग टर्म, एंड ऑफ ईयर 4 पे क्या होगा कि उसको 12 महीने से कम रह गए हैं टू रिडीम दम, तो वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि रिडेम्पशन आफ्टर 1 ईयर है। एंड ऑफ ईयर 1 पे क्या है? रिडेम्पशन आफ्टर 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं ना अपन,
तो दैट्स इट। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देयर ऑन। आपने डेट लिया है तो आप उस पर इंटरेस्ट भी दोगे, जो वो इंटरेस्ट उस पर आउटस्टैंडिंग होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आएगा, वहां पे शो ही नहीं होता है वो। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वी विल शो इट इन अदर करंट लायबिलिटीज, दैट इंटरेस्ट विल बी शोन इन अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये वही चीज है। हम्म। अच्छा, ये क्या है, एक और एग्जांपल है कि अपन ने 50 लाख का लोन लिया, जिसमें से अपन 10-10 लाख करके हर साल रीपे कर रहे हैं। तो जब 1 साल का एंड हो गया, जब आपने लोन लिया उसके बाद आप 10 लाख रीपे करोगे, तो आपको साल के स्टार्टिंग पे ही पता था कि आप ईयर एंड पे 10 लाख रीपे करने वाले हो, सो दैट 10 लाख वुड बी आम। अच्छा, इन्होंने एग्जांपल ऐसे लिया कि आपने 50 लाख लिए, ईयर एंड पे क्या हुआ कि आपने 10 लाख रीपे कर दिए, 40 लाख का लोन रह गया। अब 40 लाख में से आपको पता है जो आप 10 लाख रुपए और हैं वो आप 12 महीने के अंदर अंदर पे करोगे, क्योंकि वो सेकंड ईयर के एंड पे पेएबल है। तो आप उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाओगे, जो और बचा 30 लाख है, दैट वुड बी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर ये अमेंडमेंट है, बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं। उसके बाद और हेड नहीं किया क्या अपन ने, ये ऐसा किया है ना। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या है, आपको इसको अपन AS 22 में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में अगर दिया होगा बस आप इसको इस हेड में लिखते हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया होता है 90% ऑफ द केसेस। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, जो ये तीनों हेड में नहीं आता है ऊपर, वो नॉन करंट लायबिलिटी में अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी फंड हो गया, ये सब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। ऑलराइट, ऑलराइट। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अभी आपको पता चल ही गया। ट्रेड पेबल्स में आता है क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में वही जो इन तीनों में नहीं आया, वो इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाता है। और अपन ने ऊपर किया था दैट कॉल्स इन एडवांस आर आल्सो शोन इन शॉर्ट टर्म, सॉरी, जो अदर करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी के एग्जांपल ले तो कॉल्स इन एडवांस वगैरह, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वे सारे कॉल्स इन एडवांस में आते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह वगैरह। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स बिल पेबल 6 मंथ्स से कम में जो पेएबल है वो पहले अलग शो करेंगे, और 6 मंथ्स के बाद पेएबल वाले अलग शो करेंगे। अदर करंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसी चीजें होती हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अनक्लेम्ड डिविडेंड या डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर करा होगा, वो सब कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, सॉरी, अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। देखो, अनपेड डिविडेंड प्लस अनक्लेम्ड डिविडेंड दोनों चीजें उधर ही आएंगी।